चाय, हम कर रहे हैं आपस की बातें। अब आपस की बातों के लिए हमारे पास दो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लोग मौजूद हैं, क्योंकि दोनों का काम ऐसा है कि वो हमारी आपस की बातों में भी आता है और हमारी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट में भी आता है। सबसे पहले हमारे पास है जी हेयर स्टाइलिस्ट हैं रीटा। पहले हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। रीटा, आपसे जो हम लोग जनरली घर में एक हेयर केयर का रूटीन रखते हैं उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। मैं कोई जी जी। स्पेशलाइज ट्रीटमेंट पे अभी आज बात नहीं करूंगी, बट जो हम ओके। लोग घर में रखते हैं और उससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, हमको उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब पूछ रही कि आजकल कौन सी मूवी चल रही है, बता नहीं रहे, बहुत शर्मीले हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब जो है पेन मैनेजमेंट, कायरोप्रैक्टरी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें हम आज बिल्कुल वो वाली बात करेंगे कि घर में या नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहते हुए आप इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम रीटा की तरफ जाते हैं। रीटा, हेयर स्टाइलिंग वेरी टफ, यू नो व्हाई? सबसे मुश्किल काम मुझे जो सब चीज़ों के बाद लगता है ना, वो लगता है हेयर स्टाइलिंग। वो जी नहीं होती। बिल्कुल। फिर उस हेयर स्टाइलिंग के चक्कर में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं, स्प्रेज एंड मूव्स एंड ये एंड वो, और बैक जी। कोमिंग, और फिर आयरन एंड ब्लो ड्राई एंड यस यस। कर्लर और ये सब चीज़ें। क्या करें कि हेयर स्टाइलिंग करते हुए हेयर डैमेज ना हो जाए एक्चुअली हमेशा के मैं लिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि शैम्पू और कंडीशनर लोग अच्छे यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से आपके बालों में ऑयल आता है बहुत ज़्यादा। कि अच्छे अच्छे शैम्पू और कंडीशनर क्या होता है? एक्चुअली आप सल्फेट फ्री यूज़ करें शैम्पूस। सल्फेट फ्री और कुछ शैम्पू। लोगों के स्कैल्प ऑयली होते हैं लेकिन वो क्रीमी शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे आपका ऑयल जो होता है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए जब आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप जेल बेस्ड यूज़ करें। और अगर जेल आपका बेस्ड? यस, शैम्पू डिफरेंट आते हैं ना हाँ। उसमें, लेकिन सब क्रीमी फॉर्म उठा रहे होते हैं कि इससे बहुत सिल्की बाल हो जाएगा, बहुत अच्छे टीवी बाल में फ्लो दिखाते हैं करेगा। ना, टीवी में दिखाते हैं। टीवी में दिखाते हैं लेकिन आप देखें डाइट भी सब एक जैसी फॉलो नहीं करते। सही। इसी तरह आप सब शैम्पू जो है ना एक जैसे नहीं यूज़ कर और सकते सबके हेयर आपको। टाइप भी एक जैसी नहीं यस। होती है। तो सबसे पहले तो आप हेयर केयर में अपना शैम्पू जो है ना वो आपको मस्टली पता होना चाहिए। कैसे कि पता आप होगा? कौन बताएगा? वही तो आपके कह रही हैं कि आप अपने स्कैल्प को जज करें कि आपका स्कैल्प ऑयली है या आपका मोस्टली स्कैल्प है ना वो ड्राई रहता है। फिर इसके हिसाब से होगा। जी ये उसके कौन हिसाब गाइड से करेगा कि इसके हिसाब से कौन सा शैम्पू? आप अपने किसी भी अच्छी ब्यूटिशियन से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अपने स्कैल्प को जो है ना जज करने के लिए आप अपना 2 दिन वॉश छोड़ दें। उसके बाद आपको पता चलेगा आपका स्कैल्प ग्रीसी है या फिर ड्राई है। अच्छा, और ग्रीसी स्कैल्प के लिए क्या? मैंने ज़्यादातर ग्रीसी स्कैल्प, और वैसे भी आजकल विंटर है तो ग्रीसी स्कैल्प के बारे में हाँ, तो ज़्यादा विंटर सुना। में देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ। डैंड्रफ की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आप जहाँ 2 दिन बाद वॉश कर रहे हैं वही वॉश आप लंबा खींचते हैं और पूरे 1 हफ्ते के बाद वॉश कर रहे थे एक लोग। हफ्ते के यस, बाद मेरे वॉश पास कर ऐसी रहे ऐसी होते बहुत हैं? क्लाइंट्स आती हैं जो 1 हफ्ते के बाद वॉश कर रही होती हैं। अच्छा। उनको इतना समझाया जाता है कि आप जितना भी शैम्पू ज़्यादा करें तो आपकी क्वांटिटी कम लगेगी। जब क्वांटिटी कम लग रही है तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो है ना स्कैल्प साफ रहेगा, लेकिन वो सही। 1 वीक छोड़ेंगी उसके बाद फिर उसको वॉश करती हैं तो मतलब डबल हफ्ते में एक शैम्पू लग दफ़ा रहा है। सर धोएंगे? ऐसे भी लोग हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना है ऐसे लोगों के बारे में? हमारे पास से लोग ब्लो ड्राई करा के जाते हैं कि मैं तो लाहौर जा रही हूँ, तो वो लाहौर जाएंगी तो ब्लो ड्राई उसी को चलाएंगी वीक में, पूरा वीकली वीक चलाएंगी। चलाएंगी। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया कि आप शैम्पू जो है ना वो अच्छा करें सबसे पहले तो। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइए कि आजकल एक वो आ गया है कि अब कंडीशनर्स की जगह लोग मास्क यूज़ करते हैं। हाँ, तो तो इसीलिए क्योंकि व्हाट इज़ बेटर, द कंडीशनर या मास्क, और इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली कंडीशनर इसीलिए लोगों को कम रेकमेंड करते हैं क्योंकि लोग अगर हमने इतना बताया तो वो इतना अप्लाई करेंगे। वो कहेंगे नहीं मेरा तो स्कैल्प यहाँ से भी ड्राई आ रहा है, तो वो जब इतने से इतने पे आते हैं तो वो ऑयल यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ओके। और इसीलिए हम जो है ना कंडीशनर? हेयर मास्क जो है ना रिकमेंड करते हैं। हेयर मास्क रिकमेंड करते लेकिन वो हैं। भी आप लेंथ से स्टार्ट करें फिर ऊपर जाएं। अच्छा, वही टेक्निक्स हैं हर चीज़ की। हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी पेन मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि हम लोग जो घर में होते हैं या बाहर आते जाते रहते हैं तो हमारे अक्सर टांगों में, काफ मसल में, अक्सर नीचे हमारे सोल में या बैकबोन में या कंधों में दर्द रहता है। मेरा मतलब ये तो ऐसी चीज़ें होंगी जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोस्त हैं हमारे। डॉक्टर साहब, ये सब क्यों होता है जब हम नॉर्मल काम वाम सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज के साथ साथ मतलब हड्डियों में भी डिजेनरेटिव चेंजेस आती रहती सही हैं, है। वो सही। डेटोरेटिंग फैक्टर्स अपनी जगह पे।
जो आजकल मोस्ट जनरेशन में जो चीज़ कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दैट इज़ द पोस्चर। हम इतना अपना पोस्चर गलत अडॉप्ट करते हैं और हम बच्चों को गाइड नहीं कर रहे होते, वो गलत पोस्चर में लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, टैबलेट एक्सेट्रा डिवाइसेस। मेरा रिसेंटली एक सेशन हुआ था टेक नेक सिंड्रोम के नाम से। टेक नेक सिंड्रोम, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, नेक मतलब गर्दन। उसकी वजह से जो गर्दन के ऊपर अलामात जाहिर होती हैं उनको टेक नेक सिंड्रोम कहा जाता है। वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि हम गाइड नहीं कर रहे, क्योंकि देखें एक एज है, 20-25 साल तक आप मसल्स और पट्ठों को, मोरों को जिधर भी ले जाएं लेके जाएंगे, बट इट्स अप टू अ पीक, अप टू अ लिमिट। आफ्टर दैट वो वापस आने के चांसेस नहीं होते। देन यू गो फॉर द फिजियोथेरेपी एंड कंसल्टेशन। वो नौबत ही क्यों है, आप उससे पहले कंसल्टेशन कर लें। अगर आपको हल्का सा भी दर्द होता है तो इट्स ऑल अप टू द अवेयरनेस। तो पर अगर डॉक्टर साहब इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आती है, मतलब वो जो घर घर की कहानी है, वो है किस तरह के तकिए का इस्तेमाल। एग्जैक्टली। अब इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप अपने पोस्चर को अच्छा मेंटेन करें, मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी आगे की तरफ झुके हुए हैं गलत पोस्चर में, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे मूवी देख रहे हैं, लैपटॉप यूज़ करें एक्सेट्रा, दैट इज़ रॉन्ग। तो आप अपने पोस्चर को करेक्ट करें। अब हम आ जाते हैं डिवाइसेस के ऊपर, अवेयरनेस के तौर पे। और सब इस तरह की चीज़ें भी अब मैंने देखा है कि मार्केट में मिलना शुरू हो गई हैं। आप वो वेयर करें और वो आपका पोस्चर ऐसे रखेगा, ऐसे अकड़ा के, और फिर जैसे आप थोड़े टेढ़े होंगे वो आपको वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देगा। बट दे आर रिकमेंडेड व्हेन द डिफॉर्मिटी इज जनरेटेड। जब डिफॉर्मिटी जनरेट हो जाए तो सेफ्टी इज फर्स्ट। अगर आप डे 1 से ही अच्छा पोस्चर बना के यूज़ करें, आपको फिर वो कॉलर आते हैं, कुशंस आते हैं, मल्टी ऑर्थो वालों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, दे आर गुड बट दे आर रिकमेंडेड आफ्टर द डिफॉर्मिटी। अब एक बार डिफॉर्मिटी होगी, उससे भी बेहतर है आप एग्जैक्टली उससे बेहतर है आप अपने पोस्चर का ख्याल रखें, ठीक है। हल्का से भी आपको दर्द हो, गो फॉर कंसल्टेशन, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास जाएं। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप बैठें गलत पोस्चर में ना बैठें, अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखें अगर आप सिटिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका, हम चीज़ें उठाते हैं कमर को झुका के, मिसाल के तौर पे हैवी वेट भी हो ना, जो लोअर होते हैं या मिसाल के तौर पे लेबर वगैरह, उससे के अलावा भी घर पे माएँ बहनें खवातीन वो काम कर रही होती हैं, तो वो गलत पोस्चर में मिसाल के तौर पे कोई वजन उठा लिया, फिर कहते हैं कि चुप पड़ गई एक्सेट्रा, वो भी गलत है। आप टांगों को इस्तेमाल करें, बेंड योर लेग्स फर्स्ट, आप अपनी टांगें झुकाएं, वेट उठाया, फिर उठे एंड देन डू योर एक्टिविटीज। यही तो मसला है। तो ये मैं आपको एक खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मसला बताती हूँ। वो कहती है जब हम अपने नीज बेंट करके बैठेंगे तो पहले हम खुद उठेंगे या वेट को उठाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये उनको वो झुक के उठाना उनको इसलिए फीसिबल रहता है। बिल्कुल मतलब पूरा ना झुकें, आप थोड़ा सा झुकें, अब इतनी तो जान होगी कि वो उठा सकें। और दूसरी कंसल्टेशन के तौर पे ज़्यादातर खवातीन में जो है वो एक ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है जिसमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उनका नाम है। तो उनका भी रीज़न ये होता है कि वो कम उनका इस्तेमाल करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेडीज़ वगैरह डरती हैं कि वेट गेन ना हो, उसकी वजह से वो डेयरी प्रोडक्ट्स या एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि डाइटिंग डजंट मीन टू स्टे हंग्री। डाइटिंग भूखा रहने का नाम नहीं है। डाइटिंग मीन्स टू टेक बैलेंस डाइट। इट डजंट मीन कि मैंने नाश्ता इससे, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मैं नाश्ता नहीं कर रहा, आई एम ऑन डाइटिंग। दैट इज नॉट डाइटिंग। वो डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग मीन्स जिस चीज़ को बॉडी की दरकार है, तो अपनी डाइट पे खवातीन को मैं कहूँगा वेट गेन डजंट मीन मेरा पेट बढ़ा मैं डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आपको विटामिन चाहिए, आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? 2-3 रिसोर्सेज हैं उनके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, बट अप टू अ लिमिट। ऐसा भी नहीं है कि आप उस चीज़ को फिर पीक पे ले जाएं, कहीं डॉक्टर साहब ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी मजे की जो सुनने की बात मिलती है ना, आप दूध पीती हैं? हाँ, चाय में पीती हूँ। तो वो एक नॉर्मल दूध जो आपने पिया और एक जो चाय वाला दूध है, डॉक्टर साहब इन दोनों में फ़र्क और इनके एब्जॉर्प्शन के बारे में आपका क्या राय है? एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय, आप कहेंगे कि मैं चाय। कॉफ़ी उससे भी ज़्यादा हार्ड है, इट कंटेन मोर कैफीन, ये अंडरस्टूड चीज़ है। तो जब आप दूध और चाय पीते हो, दोनों के यूजेज में बड़ा फ़र्क पड़ता है। उस दूध को चाय बनाने के लिए डेफिनेटली उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड की जाती है, उसमें कैफीन भी आ जाएगा। सो उसका जो मेन प्रोडक्ट है या उसका जो मेन टेस्ट है या उसका जो काम है वो थोड़ा सा डिटोरिएट हो जाता है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, हाइब्रिड टाइप हो जाता है। बट जब आप प्योरली एक दूध ले रहे हैं सुबह के टाइम, या डॉक्टर ने रिकमेंड किया है विटामिन की टेबलेट्स एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है, तो उसके ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा बॉडी अडॉप्ट करेगी क्योंकि उसको प्योर फॉर्म में मिल रहा है। अब आप उसको चाय के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी इस हवाले से तो और वो कुछ होता भी है कि चाय के साथ कैफीन जो है वो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को चिलेशन कराती है। exactly. ये भी कोई टर्म्स हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। वो कहती तुम नहीं अंदर जा सकते, वो कहते हैं मैं पहले अंदर जाऊंगा, तो उनमें फड्डा हो जाता है और वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन एनीवे जी, हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ तकिए की। मतलब ये एक ऐसा मसला है, ऊंचा तकिया हो, नीचा तकिया हो, तकिया ही ना हो,
मतलब डॉक्टर साहब क्या हो? वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब एक तो एज, दूसरा अगर आप पोस्चर खराब के साथ मेरे पास आते हैं, लेट सपोज कि अब आपका पोस्चर खराब हो चुका है, देन मैं आपको ये नॉर्मल जो बेड है आई वॉन्ट रिकमेंड, फिर मैं आपको किसी अच्छे कंपनी का रिकमेंड कर दूंगा, बिकॉज वो आपकी डिफॉर्मिटी जनरेट हो गई है। ये मोहतरमा आती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफ्टी के तौर पे, अवेयरनेस के तौर पे, तो मैं इनको कहूँगा कि जिस पोस्चर में आपको रिलैक्स मिलता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग उल्टे सुलते हैं, उल्टे भी सोना प्रेफर करते हैं या बहुत ही गलत पोस्चर में सो रहे होते हैं, तो सिंपल इज़ दैट कि आप सीधे लेटें, सीधी पोजीशन में सोएं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कंसल्ट करें। अब हम आ जाते हैं आपकी जो बात थी कुशन या तकिए के ऊपर, टाइप ऑफ द पिलोज दैट यू, वो मेमोरी पिलो और ये पिलो और जेल पिलो और ये सब क्या इनकी तरफ ना आ जाए। मैं लाइव में बैठा हूँ तो किसी प्रोडक्ट को जो है वो मैं ब्लेम नहीं कर रहा। नहीं हम प्रोडक्ट नेम नहीं लेंगे, लेकिन हमसे जनरली बात करें, हर ब्रांड के आते हैं मेमोरी पिलो, जेल पिलो, पता नहीं कौन से पिलो। इट्स नथिंग बीइंग आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 4 ईयर, मैं 4 साल से प्रैक्टिस में हूँ। तो ये जो टाइप ऑफ पिलोज वगैरह आते हैं, ये आपके कर्व, जो मोरों के कर्व्स होते हैं, उनको कंफर्ट के जोन पे तो ठीक है, बट मेक श्योर दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट कैन, ये प्रिवेंशन के तौर पे हो सकती है, बट ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, ये जितने भी पिलोज हैं, अच्छी बात है, लोग यूज़ करें, अगर उनको कंफर्ट मिल रहा है दैट्स ओके, बट उससे भी पहले अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया, लेट सपोज किसी ने रिकमेंड कर दिया, मुझे गर्दन में दर्द था, पेशेंट नहीं रिकमेंड करते हैं ना इस तरह, तो इस तरह करके ना करें। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया दैट्स गुड। अब सॉफ्ट कॉलर भी तो आते हैं, कुशन लोग प्लेस करते हैं, कहते हैं मैं जब कुशन प्लेस करता हूँ मेरे लिए ओके। भाई जो स्पाइन या मोरों के ऊपर जो नॉर्मल कर्व्स हैं, अकॉर्डिंग आपने जो सेट एग्जैक्टली सही। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वो जो ऊंचे ऊंचे तकिए रख के, गाँव तकिए भी होते हैं, वो रख के सोना जो है वो हमारे लिए कैसा रहता है। हम बहुत ही जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे आप और मैं जो है वो बड़े आराम से रिलेट करते हैं। हमारी ज़िंदगी की बात आती है, कोई स्पेशलाइज्ड, हम ट्रीटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उन चीज़ों की बात करें जिससे आप और मैं हर रोज़ के हिसाब से डील भी करते हैं, रिलेट भी करते हैं। रीटा की तरफ आते हैं थोड़ा सा। रीटा, ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जेल, मूव्स और ये स्प्रेज, क्या ये वाकई में ख़तरनाक है या हम उनको हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली आपको अपने हेयर टाइप्स अगर पता है तो आप, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें हीट नहीं होती, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब आप बैंडर्स लगाएं रात में, उसमें भी जो है ना कर्ल्स आ जाते हैं। और जब आपने स्ट्रेट करना है तो आप उसको पहले ब्लो ड्राई करें, एटलीस्ट उसमें बिल्कुल जो ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आयरन सिर्फ उसको टच करने के लिए करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको कपड़े की तरह इस्त्री कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी होती। नहीं करते क्या? नहीं, उससे पहले आप उसका मुझे तो लगा करते हैं। नहीं, उससे पहले आप बालों को स्मूथ करें ताकि उस पर हीट कम लगे, क्योंकि आयरन जब आप रखते हैं तो बिल्कुल प्लेट्स जो है ना दोनों ऊपर नीचे से हीट दे रहा होता है, इसीलिए उसको पहले आप स्मूथ करें, उसके बाद आप स्ट्रेटनर यूज़ करें, ताकि फिर ये इसका और इस्तेमाल मोस्टली कम हो। जब लोग खुद कर रहे होते हैं तो उनका हाथ इस तरह आ रहा होता है, हाँ, तो जब यूँ आता है तो आपकी आयरन यूँ जा रही होती है, तो आप टच करें कि आपकी आयरन स्ट्रेट जाए, फिर आपके क्यूटिकल्स ओपन नहीं होते, जो मोस्टली प्रॉब्लम होता है लोगों को। ओके। और फिर उसके बाद जब एंड्स बच जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ड्राइनेस एंड्स पे नज़र आ रही होती है। हाँ, कि उस पे टेंस हो फिर वो जाता है। करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने 3 दफ़ा किया हुआ, यहाँ पे वो 8 दफ़ा कर रही होंगी, तो उससे क्या होता है, स्पिल्टन्स आना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, तो मतलब कोई और तरीका नहीं है कि हम बगैर इन सब चीज़ों के और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और मशीन्स यूज़ किए हुए, जिनको कुछ को शौक होता है उनके कर्ली रहे, कुछ को शौक होता है उनके स्ट्रेट रहे, कोई और तरीका नहीं है बहन? नहीं, एक्चुअली जब आप हीट प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं तो आयरन भी कुछ नहीं करता बालों को। लोग मोस्टली जो होता है ना उसकी पूरी रेंज यूज़ नहीं करते हैं। कि आपने एक ऑयली सी चीज़ लगाई, ऑयली सी चीज़ के ऊपर आप हीट कर रहे हैं, तो वो ऐसा होता है जैसे प्याज हमने फ्राई नहीं किए होते। नहीं, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, उसमें क्रीमी भी आता है, ऑयली भी आता है, लेकिन लोग ज़्यादातर जिनको पता है वो सिर्फ ऑयली यूज़ करते हैं। सिरम जो होता है वो क्रीमी फॉर्म में भी आता है, तो जब आपने ऑलरेडी डाई किया हुआ है तो उसके आपके ऊपर जो करना है ना, तो वो क्रीमी फॉर्म में करें ताकि वो जल्द हो जाए उसमें। हाँ, अच्छा, बिल्कुल कहते हैं ड्राई आपके हेयर हों या हल्के से वेट होने चाहिए उसके लिए? स्ट्रेटनर करने के लिए? स्ट्रेटनर करने के लिए नहीं, टोटली ड्राई होना चाहिए। टोटली ड्राई होने चाहिए। अच्छा, वो जो स्ट्रेटनर्स आते हैं वेट एंड ड्राई बोथ, मैंने देखे हैं ऐसे स्ट्रेटनर वेट एंड ड्राई भी आ रहे हैं, और अभी तो एक और भी आ गई, वो स्टीम पॉट्स। भाई वो स्टीम निकल रही है उसके साथ साथ। वो ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ब्रांड का नाम हम भी नहीं ले रहे, नहीं, लेकिन वो फ्लॉप जा रहा है, बिल्कुल फ्लॉप। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आप स्टील प्लेट्स यूज़ ना करें, स्टील प्लेट्स ना करें। उसमें सेरेमेटिक प्लेट्स आती हैं, जब आप डेली वेयर कर रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। सिरामिक प्लेट्स के वेट्स, सिरामिक प्लेट्स की तरफ जाइए, और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना आप कहती हैं नुकसानदेह नहीं है। क्वांटिटी कम होती है इसकी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिल्की चाह रहे हैं तो जाहिर बात है वो
सीरम क्या लेंगी, वो पूरा ऐसे करती हैं, फिर उसको वो मल्सीफाई नहीं करते, फ़ौरन लिया और ऐसे ही लगा दिया। अच्छा। पहले आप उसको पूरा मल्सीफाई करें, फिर उसको अपने बालों पे लगाएं। और जो Emulsify ऑयल से बेस्ड आते मतलब हैं आपका जैसे क्या सीरम, हाथ में आप एमल्सिफाई कैसे करें? हमें तो पेट की एमल्सिफिकेशन का पता है, हमें हाथ की एमल्सिफिकेशन का नहीं पता। ये क्या है? नहीं पहले आप उसको लें। पहले तो फ़र्क है ये कि क्रीमी फॉर्म होगा तो वो आपके ड्राई बालों में लगेगा, अगर वो ऑयल बेस्ड होगा तो वो आपके वेट बालों पे लगेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है वो चिपक जाता है एक जगह। जब आप उसको गीले बालों पे लगाएंगे वो पूरा मल्सीफाई हो जाता है उसमें। अच्छा, उसके बाद उसको टोटली ड्राई करें, फिर आयरन करें। अच्छा, स्प्लिट एंड्स अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए स्टाइलिंग के साथ स्प्लिट एंड्स तो मुझे लगता है कि जी, तो इसी वजह से होते हैं ना, कोरिलेटेड, कुछ नहीं किया जा मसलसल उस पर हीट दे रहे हैं तो वो बाल का क्यूटिकल जो होता है वो ओपन हो जाता है। अब आपने जब सीरम अप्लाई किया तो आपने इतने पार्ट्स पे कर लिया, तो जो नीचे जहाँ आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ करें वहाँ पे आपने कुछ लगाया ही नहीं। अच्छा, तो हीट प्रोटेक्टर तो मोस्टली यूज़ करें। तो ये सिरम्स चाहे ऑयली हो या क्रीम बेस्ड हो, ये लगाने फ़ायदेमंद होते हैं जी, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है ना। अब आप जब आप कर रहे होते हैं, मोस्टली कपड़ों से आप अंदाज़ा करें, जब आप कलफ वाले कपड़े कर रहे थे तो उस पर आपको स्टीम चाहिए, है ना। तो जब आप नॉर्मल लॉन के कपड़े कर रहे हैं तो आपको हीट कम चाहिए। इसी तरह ही बालों में होता है, जब आपके बहुत ड्राई बाल हैं तो जाहिर बात है कि आपको उस पर कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, फिर आप करेंगे। मेक सेंस, दैट मेक सेंस। डॉक्टर साहब थोड़ा आपकी तरफ आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हम तकिए के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि हमारी सारी जॉइंट्स के प्रॉब्लम शुरू यहीं से होते हैं। भाई तकिए के साथ डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बिल्कुल तकिया ना लो, आप ऐसी स्ट्रेट सो, आपके जो बॉडी का कन्वेचर है, आपकी नेक का कन्वेचर है, वो उसके साथ आपका सही रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नेक सपोर्ट हो तो मैं एक पतला सा कुछ पिलो या कुछ बीच में रख लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तकिया आपका मोटा होना चाहिए, हैवी सपोर्ट। तो डॉक्टर मोटा और पतला तकिया ये क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं? ओके, एक और चीज़, अगर वो रिकमेंड किसी डॉक्टर ने किया है, लाइक ऑर्थोपेडिक, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, लाइक स्पाइन स्पेशलिस्ट, जैसे कि मेरी फील्ड है, अगर उन्होंने किया है दैट्स ओके विद दैट, क्योंकि उन्होंने एक असेस करके दिया होगा। अगर कोई जनरल फिजिशियन बता रहा है, कोई मोहल्ले वाले ने किसी ने बता दिया, डोंट गो विद दैट, नंबर 1। नंबर 2, अब हम आ जाते हैं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए। ये जो बड़े गोल वाले तकिए जो आप बता रहे हैं मिसाल के तौर पे क्वेश्चन, ये एहतियात के तौर पे तो अच्छे हैं, कंफर्ट के लिए अच्छे हैं, बंदा मूवी देख सकता है बहुत सारे, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसके नुकसान आते हैं। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इससे प्रिवेंट करने के लिए अगर बताऊं कि आप रेगुलर बेसिस पे हल्की सी एक्सरसाइजेस करें, जस्ट लाइक योगा, जनरल स्ट्रेचेस, आप यूट्यूब से उनको देख सकते हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, कोई योगा इंस्ट्रक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप रेगुलर बिहाफ पे ये एक्सरसाइजेस करके निकले ना, तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास गर्दन और बैक पेन के साथ प्रॉब्लम आते हैं ना, काफ़ी 50% ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा, आप खुद इस चीज़ पे एग्री करेंगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सुबह एक्सरसाइज करके निकलते हैं तो दिन आपका काफ़ी बेटर जाता है। यू कैन गो विद दैट अप टू अ एज। तो ये बहुत सी अच्छी चीज़, और उससे भी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज, गो विद द वॉक। तो भाई ये जितने भी पिलोज हैं, छोटे वाले बड़े वाले, अगर किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किए देन आई डोंट डिसएग्री, आई एग्री विद दैट। बट अगर किसी आपके हमसाये ने, किसी चाचा खाला फूफू ने किया है तो डोंट गो विद दैट। वो कहता है ना मुझे गर्दन में दर्द था, मैंने ये यूज किया तो फायदा हो गया, तो भाई तेरी गर्दन का अपना पोस्चर है, मेरा अपना मसला है, आपका मेरा तो हर सबका सेम तो नहीं होगा ना। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसे किसी बड़े या छोटे तकिए के साथ। हाँ, दूसरा मेट्रेस से सवाल, हार्ड सरफेस, डॉक्टर कहते हैं कि हार्ड सख्त, आप किस पे सोते हो, बेड पे? नहीं, आप हार्ड सरफेस पे असेस करने के बाद कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। मुझे हार्ड सरफेस सोने से मुझे मसला हल हो गया था, डजंट मीन कि आपका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो कौन से मसले होते हैं जो हार्ड सरफेस पे सोने में ठीक हो जाता है? जो बैक पेन होता है ना, मिसाल को हार्ड सरफेस ये होता है कि बैक पेन, अगर हम सॉफ्ट नरम गद्दे पे सोएंगे, जस्ट लाइक दिस कुशन, ये कुशन नरम है, इस पे अगर हम सोएंगे ना तो हमारी स्पाइन कभी जो नॉर्मल कर्व्स जनरेट करती है वो नहीं हो पाएंगे, नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हमें ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, हम नीचे की तरफ धंसते जाएंगे। गॉट इट? और अगर यही प्रैक्टिस मेरी 20-25 साल उम्र तक रही तो वो मसल्स उसी एबनॉर्मल को नॉर्मल अडॉप्ट कर देंगे। अच्छा, उसी एबनॉर्मल को अब वो बंदा अगर नरम पे ना सोए ना तो वो कहेगा भाई मैं ठीक नहीं हो सकता। अब उसी बंदे को आप कहो कि जाओ हार्ड पे सो जाओ, तो जो 25 साल बंदा गलत पोस्चर में सोया है, आप उसको एक दिन में कह दो कि हार्ड मेट्रेस पे सोए तो उसके लिए तो अजाब हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें स्लीपिंग पोजीशंस भी आती हैं, कुछ लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं, कुछ लोग टेढ़ा होके सोते हैं, कुछ लोग एम्ब्रियो पोजीशन में सोते हैं। देखिए इसका शॉर्ट हल है, आप सीधे सीधे सुपाइन पोजीशन में सोएं, नंबर 1। नंबर 2, वो होता नहीं ना डॉक्टर साहब, सोने की तो ऐसी कोशिश करते हैं सुबह इधर उधर उठते हैं। वो अब अलग चीज, और अच्छा सुबह उठे अलग बात है, मैं सोने की नॉर्मल अगर सोने की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आपके गर्दन के नीचे एक सॉफ्ट थोड़ा सा तकिया है जिसपे आपके गर्दन की रेंज यहाँ तक आ रही है, लेट्स सपोज, दैट इज फेयर इनफ, वो सफिशिएंट है। गर्दन की रेंज मतलब रेंज, मिसाल के तौर रेंज आप देखें, लेट्स सपोज आप मुझे कहें कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज, मैं आपको बताऊं
can you see my ears with in line with the shoulders? That is called the neutral position. ठीक है, when you are in erect position, ठीक है, आपके कान शोल्डर लेवल पे आ जाते हैं अगर आप मुझे साइड से देखो. Got it? I can see you from there, being a physiotherapist. ठीक है, सही है. ठीक है, आप ओके ओके. तो अगर मैं इस पोस्चर में, इसी पोस्चर में मैं सो जाऊं मिसाल के तौर पे, एंड मैं एक और छोटा सा कुशन या तकिया पिलो करता हूं जिस पे थोड़ी गर्दन की रेंज मेरी यहाँ तक आ रही है, मतलब आगे की तरफ आ रही है, थोड़ी सी आ रही है, दैट्स अच्छा, ओके. ठीक. अगर मैं यहाँ पे 2 कुशन प्लेस करूँ, मेरी गर्दन बिल्कुल यूं है, लेट्स सपोज, दैट इज क्लियरली रॉन्ग. क्योंकि नॉर्मली मोरों के ऊपर वजन आता है, आप थोड़ी सी एंगल 0 से 10 डिग्री भी एंगल आप बढ़ाते हो ना, आपके ऊपर अच्छा खासा वजन आ जाता है. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक आप सुपाइन पोजीशन में सीधे सो रहे हैं, दैट्स ओके विद दैट मिसाल. और अगर करवट से सो रहे हैं, अगर करवट भी ले रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड करवट ले लें या राइट साइड ले लें, डजंट मैटर. तो नहीं, वो भी आप सब पर ये परमानेंट तो नहीं सो सकते. अब साइड पे आ जाओ. साइड पे सोने से पहले लोग क्या करते हैं, अपना हाथ रखते हैं, फिर सुबह आते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब सुन हो गया, रख दब गई. तो आपने पोस्चर ही गलत बनाया. आप या तो पोस्चर, एक और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कभी भी अपना पोस्चर 1-2 घंटे से जाहिद स्टैटिक ना रखें. एक पोस्चर बना के ना रखें. ये एक रेगुलर चीज है पेन से बचने के लिए. इससे ज्यादा प्रिवेंशन कोई नहीं हो सकती कि आप क्या करें. हर किसी की अपनी जॉब्स है ना. लेट सपोज मेरी भी टीचिंग की जॉब है, मैं 2 घंटे बैठा हुआ हूँ लेट सपोज. तो कोई भी एक पोस्चर आप 2 घंटे 1 घंटे से जाहिद ना बनाएं. आप सिटिंग में बैठे हुए 1 घंटे के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट ले लें, चाय ब्रेक ले लिया या अपनी बॉडी पोस्चर. ठीक है. तो अब मुझे ये बताइए कि जो चीज़ हम लोग को इंटरनेट पे देख के बड़ी डेंजरस लगती है, ख़तरनाक लगती है, इसमें से क्या आवाज़ आ रही है और ऐसा लगता है जैसे टूट गई, लेकिन उसके बाद वो एकदम से रिलीज़ हो जाती है. तो डॉक्टर साहब, ये आपकी कायरोप्रैक्टरी में होता है. तो आप ये वाली क्या फील्ड है, और कायरोप्रैक्टरी में ये नकल्स का अपने जिसे कहते हैं ना हम ये करते हैं, तो ये सब क्या उस चीज़ में आता है, सही है, गलत है, क्या है? यहाँ पे एक चीज़ मैं इंडिकेट करूँगा. ये कायरोप्रैक्ट अवल तो एक अलग फील्ड है, पाकिस्तान में नहीं होती. ठीक है, नहीं होती तो है. पाकिस्तान में वो डिग्री उसकी नहीं होती. अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान में डिग्री नहीं होती. इसका हमारी फील्ड में, जैसे मेरी स्पेशलाइज स्पाइनल, इसको बोलते हैं स्पाइन एडजस्टमेंट, जो कि हम भी करते हैं. ठीक है, कायरोप्रैक्ट इज अनदर एस्पेक्ट. नंबर 1, कायरोप्रैक्ट में क्या होता है कि 2-3 चीज़ें आपको दिखाई देती है मूवी में, फेसबुक वगैरह पे, कि वो कड़ा के निकाल के और वो रिलीफ मिलता है. इसके पीछे की कहानी लंबी है. एक पेशेंट आया, क्या कड़ाके निकलते हैं? कड़ाके मतलब जॉइंट्स को, तो डर जाता है, पता नहीं क्या हड्डी टूट गई लगता है. वो गलत भी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के हाथ में है तो, अगर किसी गलत बंदे के हाथ से चढ़ गए, फिर पता चलेगा ना किसके हाथ में है. मेडिकली हम बोलते हैं इसको इंडिकेशन. इसकी कुछ नीड होती है. नंबर 1, अगर आप सिर्फ ये जो हमें दुनिया जान की चीजें दिखाते हैं ना, ये पेशेंट को 40 मिनट जो असिस करते हैं वो हमें नहीं दिखाते. हमें सिर्फ उसके कड़ाके देखने को मिलते हैं. नंबर 1, ठीक है, नंबर 1. अब उनको देख के हमारे पास जब पेशेंट आता है कि हमारे भी डॉक्टर साहब कड़ाके निकालें, तो उसकी एक नीड है. लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि हम भी थोड़े बहुत निकाल लेते हैं, ठीक है, हम अपने सेल्फ भी करना चाहें तो हम सेल्फ निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी नीड, अगर आपकी रक्त में दबाव है, रीज़न ये है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कायरोप्रैक्ट का, वो ये होता है कि जब भी आपकी जोड़ों में कोई तकलीफ है, वो होता है जोड़ों की मेल अलाइनमेंट की वजह से. मेल अलाइनमेंट मतलब नॉर्मल से चीजें हट जाना. तो ये कायरोप्रैक्ट उनको अलाइन करते हैं एंड द बॉडी गेट्स नॉर्मल एंड यू गेट रिलीफ. नंबर 1, दैट्स वेरी गुड. आप भी अगर छोटे मोटे इसके भी निकालें, लेट सपोज ये तो बबल साउंड की वजह से, वो एक प्लास्टिक का रैपर्स नहीं आते गिफ्ट में मिलते, फिर हम मजे से उसको पाते थे, सेम कॉन्सेप्ट बबल रैप जिनको बोलते हैं. मैं भी बहुत निकालती हूं, मुझे दैट्स ओके विद दैट. शेप खराब हो जाती है ऐसे होता है. हाँ बिल्कुल, अगर वो ओवर प्रैक्टिस में हो जाए तो. अगर दिन में आप 2-2 3-3 बार निकाल रहे हैं और ये प्रैक्टिस सालों साल चलती है, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, अब अगर आप ये तो चलती है तो गलत है ना, ये नॉर्मल है. हम तो कहते हैं ये तो हमने थकन निकालने के लिए ये किया, वो किया, और ये निकाले. एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द कायरोप्रैक्ट. So what, where is कोई गैसेस होती हैं हमारे जॉइंट्स के बीच में. These are the nitrogen bubbles. So where is the treatment? ये तो मैं पूछ रहा हूँ. तो ट्रीटमेंट इसमें कहाँ पे? अगर वो चीज़ आप भी निकाल सकते हैं, लेट्स सपोज आपको रिलीफ मिल गया, दैट्स ओके विद दैट. नॉर्मली क्या होता है कि जोड़ हमारे बैठे बैठे अपनी रेंज से थोड़े से कम हो जाते हैं. गॉट इट. तो जब हम उसको मैनिपुलेट करके थ्रस्ट दे के कड़ाके निकाल के उसको नॉर्मल रेंज पे आ जाते हैं, आप फील करते हो कि मैं ट्रीटमेंट, बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट. दिस इज जस्ट अलाइनमेंट. एंड दैट वॉज लॉस्ट बाय योरसेल्फ. आपके गलत पोस्चर की वजह से वो लॉस हुआ, हमने उसको रिएक्ट किया एंड देन वो अपना सेशन. नंबर 1. अब अगर किसी को रक्त का दबाव है, मिसाल के तौर पे डिस्क बल्ज कॉमन वर्ड आप सबने सुना होगा, ठीक है, मोरों की तकलीफ, लेट सपोज. अगर किसी को एक्यूट न्यूरोपैथी है, मतलब टांग में दर्द जा रहा है, अर्कुलसा जस्ट लाइक शाटिका या गर्दन के मोर मिसाल, तो उन कंडीशन में एक असेसमेंट के बगैर ये नहीं करा सकते. लेकिन लोग फिर भी, मेरी खुद की फेसबुक पे वीडियो चलती है तो वो लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी
रगें जा रही, दर्द जा रहा होता है, शाटी का होता है उनको, कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे वो करा के निकालें। दैट इज नॉट लाइक दैट कि हम हर कंडीशन में उसको निकालते हैं। वो एक सिर्फ एक अलाइनमेंट है जो कि हम तब करते हैं जब हमें बाकी जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं होती, चारों व्हील्स की अलाइनमेंट जब तक Tuning सही वगैरह है, होती हाँ है, तो वो तो सही है। जब वो अलाइनमेंट आउट हो जाती है तो फिर आप अलाइनमेंट कराने जाते हैं, बस ये वो वाला सीन है। अच्छा थोड़ा रीटा की तरफ आते हैं। रीटा, मुझे और बहुत सारी इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां जो अपने बाल तबाह कर चुकी हैं, किस वजह से? बैक कोमिंग की वजह से। तो कुछ बैक कोमिंग का ऑल्टरनेट बताएं। इसलिए अब इतना एडवांस हो चुका हुआ है कि आपको बैक कमिंग की तो नीड ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? इतने वो चीज़ें मिलती हैं कि जो आप उसको रिफिल करके वो रख लें, जस्ट पिन अप करना होता है। नहीं, वो तो बड़ा अनकंफर्टेबल, वो जो आप पफ्स की बात करिए ना, वो इससे बने हुए जो होते हैं। लेकिन अब बहुत स्मार्ट वाले भी आ गए हैं। वो स्मार्ट कैसे है? मतलब बदले दुबले से हैं? नहीं, मतलब इतने कि आपके जो है ना स्कैल्प दिखे ना। लेकिन बैक कॉमिंग का भी तरीका होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उसको बिल्कुल वो कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो क्या होता है कि उसमें जो है ना वो बन जाते हैं नॉट्स। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने बालों को पुश करना है जस्ट बॉडी देने के लिए। बैक कॉमिंग की मतलब जो एक ही मूवमेंट में आपने उनको बार-बार यूं नहीं, आपने किया फिर आपने छोड़ा, फिर आपने किया खोलने का तरीका, फिर आप कंडीशनर लगाएं और उसको फिंगर से खोलें। उसको दोबारा आप कॉम्ब से नहीं खोलें, क्योंकि जब आप फिंगर से कर रहे थे तो पहले यहाँ से उसको नीचे लेके आए, फिर नीचे से खोले, फिर उसके बाद उसको लेके आए। बहुत इजीली खुल जाता है। मतलब हमें उस वक्त कंडीशनर लगाना, सारी चीज़ों की ट्रिक्स हैं। ओके। जब लोगों को ट्रिक्स पता चल जाएंगी तो ये सब चीज़ें घर पे भी आप आराम से कर सकते हैं। बैक कोमिंग खोलना जो है, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों के, बाल इतने टूट रहे होते हैं, दर्द इतना हो रहा होता है बैक कोमिंग खोलते हुए कि इंसान कहता है कि यार सच तो बैक कोमिंग ना, बट स्टाइलिंग के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें। तो आप कहते हैं कि आप वो ना करें ना, रफ ना करें, कुछ ऐसा आपके बालों में लगा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कैसे कह रही कंडीशनर तो हम नहाते हुए शैम्पू करते हुए लगाते हैं, नॉर्मली भी हम वैसे भी कंडीशनर आप रूट्स पे नहीं लगाते नॉर्मली। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उसको रूट्स से टच करते हैं। जब आप रूट्स पे लगाएंगे तो वो डबल ऑयल हो जाता है बालों पे, जो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा खुल जाते हैं। ओके ऑल राइट अगेन हमारी बात जो है ये आपस की बातें हमारी ये तो चलती रहेंगी, हर शाम में हमारी ऐसी ही आपस की बातें चलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रीटा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त चलेंगे लेकिन कल फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, एज नाउ टीवी देखते रहिएगा, अपनी ज़िंदगी इम्प्रूवमेंट की तरफ लाइए ताकि आपकी ज़िंदगी का जो स्पैन एक हेल्दी लाइफ स्पैन हो। ठीक है, 70 साल की ज़िंदगी सब ने गुजार ली, लेकिन उनसे कितना अरसा उन्होंने बिस्तर पे गुजारा, कितना अरसा उन्होंने अच्छी मोबिलिटी में गुजारा, कितने अरसे वो अच्छी मेंटल स्टेट में थे, कितने अरसे वो अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं थे, ये सब मैटर करता है। ज़िंदगी तो आके सभी गुजार के चले जाते हैं, लेकिन गुजारी कैसे जाती है हम इस पर बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।